single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो जाके जल्दी से देख लेना। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एलएलपी के बारे में। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू कर देते हैं। अब जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंटरप्राइज होती है, इसको ना काफ़ी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली थी और इसीलिए ये इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करी गई है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 31 मार्च 2009 को। अब एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको एलएलपी कहते हैं, उसमें कंपनी और पार्टनरशिप इन दोनों के एडवांटेजेस को मिक्स कर दिया जाता है और एक सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। जो एलएलपी है ये एक नई कॉरपोरेट फॉर्म है जिसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, को कंबाइन, ऑर्गेनाइज और ऑपरेट करके लोग अपने इनोवेशंस कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, जो एलएलपी है ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी का आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके जो पार्टनर्स हैं उनको अपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो पार्टनरशिप के बेस पे अपना पूरा काम कर सकते हैं, जो उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा उसके हिसाब से। जो एलएलपी है ये एक ऑल्टरनेट है, जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है ना, उसके एक ये ऑल्टरनेटिव है जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। और दूसरी हैंड पे यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट है उसकी भी यहाँ पे आप काम धाम चल रहा है, मतलब कंपनीज का भी इसमें मिक्सचर है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, एंटरप्रेन्योर वगैरह सब एक साथ आके फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं। अब जल्दी से इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 हैं। सबसे पहला क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। जो एलएलपी है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत काम करती है। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जो एलएलपी है एक बॉडी कॉरपोरेट है और इसकी जो लीगल एंटिटी है, एंटिटी जो है इसकी, वो पार्टनर से अलग है। ठीक है, ये एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन है जो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, कोई माइंड नहीं है, कोई सोल नहीं है, सिर्फ लॉ की आंखों में ये एग्जिस्ट करती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस का। जो एलएलपी है उसकी परपेचुअल एक सक्सेशन है उसमें होती है। कोई भी पार्टनर्स में चेंज होता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एलएलपी इस हिसाब से एक कंपनी की तरह है। फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। हर एलएलपी के कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है। कभी भी जो पार्टनर्स है एलएलपी को 2 से कम हो जाते हैं, बाई चांस 2 से कम हो जाते हैं और एलएलपी 6 महीने से ज़्यादा ऐसी कंडीशन में बिजनेस करती है, तो अकेला आदमी जो बचा है ना एलएलपी में, उस टाइम के लिए जो इसने बिजनेस कैरी किया है, वो जो कर रहा था, वो सारे जो ऑब्लिगेशंस होती हैं यार एलएलपी की उस टाइम के लिए, वो पर्सनली लायबल है। यानी उस टाइम के लिए कुछ भी अगर मान लो बिजनेस को लॉस वॉस हो जाता है, तो क्योंकि सिर्फ एक वो अकेला पार्टनर काम कर रहा था तो वो उसके लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। फिफ्थ होता है इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। हर एलएलपी के कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स होंगे और उनमें से कम एक जो है इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। बट एक ऐसी एलएलपी के केस में जिसमें सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, कम से कम 2 इंडिविजुअल्स ऐसे होने चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की यहाँ पे बात करी जा रही है। 6 पॉइंट यहाँ पे रहता है लिमिटेड लायबिलिटी की। जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है, कितना जितना उन्होंने पैसा लगाया है उस हिसाब से। तो जो पार्टनर है एलएलपी का वो जो है उस बिजनेस के लिए है, एलएलपी का एजेंट है, लेकिन दूसरे पार्टनर्स का नहीं है। अब जो पार्टनर है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा कि अगर किसी भी पार्टनर ने कोई हरकत करी है या फिर एलएलपी के पार्टनर ने कुछ किया है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। किसी और ने किया तो उसके लिए नहीं रहेगा, और एलएलपी ने कुछ किया तो उसके लिए भी पर्सनली लायबल नहीं है भैया। जो पैसा उसने लगाया उससे ज़्यादा उससे नहीं ले सकते। जो पार्टनर है उस कोई भी, मतलब यार मान लेते हैं कोई पार्टनर है उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है या कोई गलती करी है एलएलपी के पार्टनर ने, तो बाकी पार्टनर्स उसको अपनी जेब में से नहीं भरेंगे। जो लायबिलिटी है एलएलपी और उसके पार्टनर्स की, वो जो है मतलब ऐसा रहता है इसमें कि मान लो अगर ऐसा कोई पार्टनर ऐसा पाया जाता है जो फ्रॉड करने के पर्पज से आया था या फिर क्रेडिटर्स को डिफॉल्ट करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए आया था, तो उसकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया जाता है। 7th पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हर एलएलपी जो है कुछ बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए क्रिएट करी जाती है और उनका मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना। जो पार्टनर है उनको डायरेक्टली बिजनेस मैनेज करने का हक होता है। जैसे अब शेयर होल्डर्स होते थे ना कंपनी में, क्या उनको हक होता था? नहीं होता था। जैसे मेरे पास अगर टाटा का शेयर है तो एक तरीके से मैं
एक प्रकार से मैं छोटा सा ओनर हूँ टाटा का, लेकिन मुझे उसकी मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो जो पार्टनर्स हैं, जो जो उसके ओनर हैं, उन सबको बराबर हक मिलता है। फिर यहाँ पे 8th पॉइंट आता है नीड बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो प्रोविजन है जो कंपनीज एक्ट है, जो किसका है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो प्रोविजंस रहते हैं कंपनीज एक्ट के, और डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको डीपिन कहते हैं, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है एलएलपीज पे, ठीक है। और फर्दर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर भी मिलती है कि वो इसके प्रोविजंस को चेंज कर सकता है, जो कंपनीज एक्ट वगैरह की प्रोविजन है वो चेंज करे और एलएलपी पे उसको लगा सकता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मतलब ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे रहती हैं। फिर 9th पॉइंट यहाँ पे रहता है मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसा मैंने आपको बताया था डीपिन, ये मैंडेटरी रहती है हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के। एलएलपी में जितने डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके लिए डीपिन मैंडेटरी है। जो डीपिन का अलॉटमेंट है वो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो जो फ्यूचर में आएंगे उन सब के लिए मैंडेटरी है। एक इंडिविजुअल के लिए एक डीपिन, ठीक है, मतलब कोई उसे वो फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स रखी हुई हैं अपने पास। तो जो डीपिन का इशू करना होता है उसको कब किया जाता है, जब डेजिग्नेटेड पार्टनर के क्रेडेंशियल्स वगैरह वेरीफाई कर लिए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को और पार्टनर्स को एक मदद मिलती है कि वो ट्रैक कर सकें कि जो लोग एलएलपी चला रहे हैं उनका क्या रिकॉर्ड है, ताकि डिफ़ॉल्ट ना हो कि भैया पता चला बंदा अपने पुराने कारनामे छुपा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और वो दूसरी एलएलपी ना ज्वाइन कर ले। 10th एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब जो राइट्स हैं और ड्यूटीज़ है पार्टनर्स के एलएलपी में, वो गवर्न की जाती हैं कैसे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यार पार्टनर्स पे कि वो अपने हिसाब से एग्रीमेंट बना सकते हैं। हाउएवर जो ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, वो जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट थे। जो प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो एलएलपी पे काम नहीं करते हैं। रीज़न अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल सा है कि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह परपेचुअल सक्सेशन है जो पार्टनरशिप्स में नहीं होती, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके फीचर्स। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। सबसे पहले इसके फायदे जान लेते हैं। पहला है कि एलएलपी को फॉर्म करना बहुत सिंपल है कंपनीज के मुकाबले, और इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट कि कंपनी की तरह एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका मतलब इसकी खुद की एग्जिस्टेंस है, जैसे पार्टनरशिप में नहीं होती थी। तो एलएलपी और जो उसके पार्टनर्स हैं वो डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ हैं लॉज की आईज में, और जो एलएलपी है वो अपने नाम से जाना जाएगा, ना कि अपने पार्टनर्स के नाम से। थर्ड पॉइंट है जो एलएलपी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करती है जो अपने पार्टनर्स की ज़िंदगी से अलग है। एलएलपी और जो लोग उसको ओन करते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स में कुछ भी चेंज होता है उससे एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। अब जब तक उसको बाउंड नहीं किया जाता लॉ के हिसाब से तब तक एलएलपी चलती रहेगी। फिफ्थ पॉइंट है जो एलएलपी एक्ट 2008 है वो एलएलपी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपने सारे अफेयर्स खुद मैनेज करें। पार्टनर्स जो हैं पूरा अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे बिजनेस को रन करना है, मैनेज करना है एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। जो एक्ट है ना वो ये नहीं चाहता कि हम ज़्यादा एलएलपी को कंट्रोल करें, बल्कि वो पार्टनर्स को लिबर्टी देना चाहता है कि वो अपने हिसाब से चलाएं। 6th पॉइंट यहाँ पे रहता है कि एलएलपी को ज्वाइन करना और लीव करना बहुत आसान रहता है, और इसकी ओनरशिप को भी ट्रांसफर करना काफ़ी आसान है एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। 7th पॉइंट है कि एलएलपी एक लीगल एंटिटी की तरह ये कैपेबल है कि वो अपनी प्रॉपर्टी और फंड्स अपने नाम पे ओन कर सके। एलएलपी की एंटिटी है जिसमें सारी प्रॉपर्टी रहती है, उसके कंट्रोल मैनेजमेंट सब चलता है यहाँ पे। जो प्रॉपर्टी है एलएलपी की वो पार्टनर्स की नहीं है, एलएलपी की है, ठीक है। तो इसलिए पार्टनर्स कोई क्लेम नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी पे, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। 8th पॉइंट है यहाँ पे फाइनेंसिंग। अगर एक स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस करते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वो काफ़ी मुश्किल रहता है। जो एलएलपी है वो कंपनी की तरह है, वो काफ़ी सारा फाइनेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं इक्विटी इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह से। 9th पॉइंट है एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं वो अदर पार्टनर के एजेंट्स नहीं होते जैसा पार्टनरशिप में होता था। तो कोई पार्टनर कोई भी एक्ट करता है तो बाकी उसके लिए लायबल नहीं है। 10th और आखिरी पॉइंट है इसमें कि प्राइवेट कंपनी से कंपेयर किया जाए तो इसमें जो नंबर ऑफ कंप्लायंसेस हैं वो लेस है एलएलपी में। और लास्ट छोटा सा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ एलएलपी। इसमें 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एलएलपी जो है वो पब्लिक से फंड्स रेज नहीं कर सकता है शेयर्स और डिबेंचर्स डाल के। दूसरा पॉइंट है कि एक एक्ट का पार्टनर
अगर एक पार्टनर ने कोई एक्ट किया है बाकियों से बिना कंसेंट किए तो पूरी एलएलपी उसमें बंध जाती है। तीसरा पॉइंट, कुछ केसेस के अंदर जो लाइबिलिटी है वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स तक चली जाती है, कुछ केसेस में, नॉट इन एवरी केस। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें मैनेजमेंट और ओनर्स का सेपरेशन नहीं है जैसा कंपनी में होता था। और फिफ्थ है ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ऐसे बिजनेस हैं जिसमें एग्जिट एंटर नहीं कर सकते, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये पूरी बात हो गई एलएलपी के बारे में। मैंने कोशिश करी थी कि वीडियो बस ज़्यादा लंबी ना बने, वरना मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसको एडिट और अपलोड करने में ऑडियो में प्रॉब्लम आती है। तो बस ये था यार एलएलपी के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करूंगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करके